देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक की वोटिंग के आधार पर तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे? हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से ब्रजेंद्र धाकड़, मेरे साथ जुड़ेंगे भिंड से अभिषेक पाराशर, मेरे साथ नैनीताल से जुड़ेंगे अनिल चनोटिया, मेरे साथ बलेंद्र द्विवेदी रीवा से जुड़ेंगे। तो ये पब्लिक के मंच के मेरे साथी हैं जो बहस को धार और रफ्तार देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बहस का कौन सा मुद्दा आपने चुना है? आज हलचल है कांग्रेस। क्या कांग्रेस अब एक सशक्त विपक्ष नहीं रही या यूपीए टूट जाएगा और ममता बनर्जी एक नया फ्रंट देंगी? इसी पर बात होगी। आज देखते हैं क्या है ग्राफिक के जरिए हमारी देश की बहस का मुद्दा। आज आपने देश की बहस में सबसे ज्यादा वोट दिए 75%। 2024 में कांग्रेस 300 पार क्यों नहीं? क्या है गुलाम नबी आजाद का ख्याल? क्यों उन्होंने ये कहा है? इसी पर बात होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों में बिजली की तरह गिरी है कांग्रेस पर। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जो व्यक्ति लगातार विदेश में रहता हो वो देश की राजनीति कैसे करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। बात यही नहीं रुकी, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में बोलते बोलते ये कह गए कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस 300 के आसपास सीटें पाएगी। शायद वो संदर्भ दे रहे थे 370 को हटाने का, यानी 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होगा। यह भविष्यवाणी G23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने कर दी। उधर कांग्रेस के कभी रणनीतिकार रहे पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व जो पिछले 10 साल में 90% चुनाव हारा है, उसे किसी परिवार को दैवी शक्ति के आधार पर नेतृत्व का आधार नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष का नेता लोकतांत्रिक तरीके से तय हो, यानी 2024 का मुकाबला ममता वर्सेस मोदी हो। क्या ये संकेत दे रहे हैं प्रशांत किशोर? इन्हीं पर बात होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन अब सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। भले ही विपक्ष संसद के बाहर सरकार के खिलाफ एकजुट दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की स्थिति पर साफ कहा कि 2024 में 300 पार करना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं उसको करूंगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस जिस विचार और दायरे का प्रतिनिधित्व करती रही है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप और खास किसी विशेष शख्स के पास इसका दिव्य अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी बीते 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में विपक्ष की लीडरशिप का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर अपनी सफाई दी। 300 की बात काफी दूर है, 2024 में 2 साल दूर है, 2.5 साल दूर है। अभी हमारे फोकस होनी चाहिए कि हमारे भारत के भविष्य के बारे में हम क्या क्या सोच करें और जनता के साथ क्या क्या हम कम्युनिकेट कर सकें। बीजेपी ने भी कांग्रेस और यूपीए की मौजूदा स्थिति पर चुटकी ली है। पहले यूपीए जो है उल्टा पुल्टा अलायंस था, आज जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज जिसका कि शेयर हर दिन मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर रहा है। इससे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसका फर्क इस देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुश्किलें कम नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी गेम खेलती है, अपनी वन अपमैनशिप करती है। अगर कांग्रेस लीडरशिप ये नहीं कर रही है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ये ममता की प्रॉब्लम या शरद पवार की प्रॉब्लम या किसी और की नहीं है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या वाकई कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का वक्त है? क्या यूपीए के विकल्प की भूमिका
तैयार हो रही है। तो आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में बताते हैं कि देश के बहस की दर्शकों की क्या राय है। तो आज का सवाल है, क्या कांग्रेस के बगैर भी विपक्ष मजबूत रह सकता है? हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आज एक से एक धुरंधर मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे मित्र तहसीन पूनावाला, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के समर्थक है, जाना माना चेहरा है भारतीय टेलीविजन पर, वो मौजूद हैं। मेरे साथ प्रदीप सिंह जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक, वो मौजूद हैं। मेरे साथ बादल दा मौजूद हैं, जो खेला कर चुके हैं। 3 दिन पहले ही बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी और वही बातें अब लगातार हो रही हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो अपनी बैटिंग के लिए मशहूर हैं, हमेशा 2020 का गेम खेलते हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, आरएसएस के जानकार हैं, पॉलिटिकल चिंतक हैं। और थोड़ी ही देर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी भी जुड़ेंगे। बादल देवनाथ जी, आपके लिए तो कह दिया गया, आप तो कभी यूपीए में थे, कभी एनडीए में थे। सीबीआई के नोटिस से बचने के लिए, ईडी से नोटिस से बचने के लिए आपने नरेंद्र मोदी के साथ डील कर लिया और कांग्रेस को नीचा दिखा रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या जवाब है? बिल्कुल नहीं सर, नरेंद्र मोदी से कोई डील नहीं। जो देश को बर्बाद कर दिया 2014 से 2021 तक, ना मेक इन इंडिया, ना डिजिटल, ना आईपीएल, ना बेटी बचा बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत में कुछ नहीं हुआ। 15 लाख का पैसा, 15 कोरोना के चलते 4.5 लाख के लोग मर गए। मैं तो जानता हूँ 4 करोड़ के ऊपर लोग मर गए, लेकिन इन्होंने आंकड़ा दिखा रहा है 4.5 लाख को लोग कोरोना में चलते, देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, दीपक जी, दीपक दादा, सुनामी आ रहा है। ममता बनर्जी, ममता दीदी का सुनामी आ रहा है। कांग्रेस को मान लेना चाहिए, इस सुनामी में जो पापी तापी जो जितना है सब सफाई हो जाएगा इस 2024 में। ये सुनामी आ रहा है, ये और मान लेना चाहिए कांग्रेस को। मैं जो कहना चाहता हूँ, दीदी ने एक बार भी नहीं कहा जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, उन्होंने कहा मैं, मेरा काम है सबको एकजुट करना। वही दीदी कर रही है। और जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए वो ट्विटर और फेसबुक में है। कांग्रेस विरोधी लीडर है, 426 सीटों में से 426 सीटों में उम्मीदवार देने के बाद सिर्फ 44 सीट मिला है। और उसके बाद भी वो विदेश में जाते, विदेश में रहते, कोई आंदोलन नहीं करता है। ट्विटर फेसबुक में उनका आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन देश के लोग अभी यही चाहते हैं, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी। देश के लोग यही चाहते हैं। देश के लोगों के लिए, देश के राष्ट्र के सेवा के लिए, समाज के सेवा के लिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ करने के लिए, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को दिशा दिखाने के लिए, नया दिशा दिखाने के लिए ममता बनर्जी को चाहिए। और वही मैं चाहे एक हफ्ते से हर चैनल में मैं बोल रहा हूँ। और दीपक जी, आपका चैनल में 3 दिन पहले कहा, आज भी 2-3 चैनल में मैंने कहा, और यही चाहते हैं। देश में ममता बनर्जी का सुनामी आ रही है और इस सुनामी में जितना पापी तापी है, जो लोग देश के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग सब जा रहे हैं। और 2024 में ममता बनर्जी पूरे देश में नेतृत्व देगा, यही हम सब उम्मीद करते हैं। और देश के लोग भी यही चाहते हैं, ममता बनर्जी आए। तहसीन पूनावाला, जवाब दीजिए। ममता बनर्जी की सुनामी में राहुल गांधी बह जाएंगे, बादल देवनाथ ने घोषणा कर दी है। सुनामी में हमेशा नुकसान होता है, सुनामी में जान जाती है, सुनामी में जो है लोग परेशान होते हैं। तो ममता जी अगर लोगों को परेशान करना चाहती है मोदी जी की तरफ, तो उनकी इच्छा है। मोदी जी और ममता जी की लैंग्वेज एक ही, सुनामी आ रहा है, मोदी जी का सुनामी, ममता जी का सुनामी। लेकिन दीपक जी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे नहीं होता डिबेट सर। ये दीपक सर का शो है, देश का एक-एक करके बहुत टाइम है हमारे पास। ये कोई आपका टीएमसी का असेंबली नहीं है कि आप चिल्ला रहे हो। प्लीज मेरे बोलने दीजिए, बहुत टाइम है सर। ये ममता जी का पर्सनल मीटिंग नहीं चल रहा कि वो चिल्लाए। आप सुन लीजिए सर। दीपक जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैं डिल्यूजनल हूँ, मुझे बात समझ में नहीं आती। मैं ममता जी के बारे में ऐसी बात नहीं करता, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ममता जी यूपीए का हिस्सा ही नहीं है और वो कहती है यूपीए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब समझ में ही नहीं आता है ये किस तरह की बात है। और जब कल ममता जी मुंबई में थी, और उनके लिए मैं 2 लाइनें अर्ज करता हूँ। तेरी महफिल भी गए, चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गए, चाहने वाले भी गए, आकर बैठे ही न थे कि निकाले भी गए। कल ममता जी मुंबई में थी, कांग्रेस का वो कह रही थी कि कांग्रेस समाप्त हो गई। उसी वक्त
सरदेसाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया, वही सरदेसाई साहब जिसके लिए ममता जी ने ट्वीट किया था कि हमारी पार्टी में आ चुके हैं वो। तो ममता जी को ये समझना चाहिए और गणित समझना चाहिए। अब अपनी बात समाप्त करता हूं कि 2024 में 160 ऐसी सीटें होगी जिसमें डायरेक्ट मुकाबला होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये 160 सीटें कहीं नहीं जा रही, इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हो रहा है। और जो 2024 में बीजेपी मुक्त सरकार बनेगी वो इस पर निर्भर करता है कि इन 160 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो बिना कांग्रेस की 2024 में सरकार मुमकिन है ही नहीं। बताइए, क्या बिना कांग्रेस के सरकार मुमकिन है बादल देवनाथ जी? आप कहीं दिन का सपना तो नहीं देख रहे? दिन में सपना देख लिया आपने राइटर्स बिल्डिंग में बैठे बैठे? मैं तो ब्रदर को मैंने बोल दिया पहले, 426 सीटों में 2019 में जिसको 44 सीट मिलता है, 160 सीटों में लड़ने में कोई फायदा नहीं है। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी यादव बिहार में है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, मुंबई में एनसीपी है, शिवसेना भी है, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर है और भी ममता बनर्जी के साथ आ रहे हैं। और दीपक जी, लियांडर पेज, कोई हमने उनको बुलाया नहीं, सब आग्रह करके सब आ रहा है, तो ज्वाइन करना चाहता है। कीर्ति आजाद ज्वाइन किया, बाबुल सुप्रियो सेंट्रल मिनिस्टर टीएमसी में ज्वाइन किया, मुकुल राय जिसको ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट टीएमसी में ज्वाइन किया। सब ऐसे बहुत सारे दिग्गज लीडर है जो है सब टीएमसी में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग सब चाहते हैं ममता मोदी के खिलाफ 2024 में एक विपक्ष मजबूत विरोधी लीडर चाहिए। इस मजबूत विरोधी लीडर के लिए ममता बनर्जी को सामने आने के लिए सब लोग कोशिश करे, और इसी आधार पर ममता बनर्जी ने वही कोशिश करा। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गोवा में एक चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा में, मेघालय में एक चीफ मिनिस्टर, सब पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये लोग तो हम लोग तो नहीं बुलाए, लेकिन ये लोग चाहते, सब चाहते ममता बनर्जी सामने आए और मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ाई करे, क्योंकि ये लोग सब जानते हैं ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना बंगाल की राजनीति और देश की राजनीति अलग है बादल दा। बार ममता जी को सर्टिफिकेट दिया, 20-25 सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम किया बंगाल में, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार पीछे दिया। और विश्व से भी एक कन्याश्री के बारे में पुरस्कार मिला, दीपक जी आप भी जानते हैं, 1 नहीं 2-3 पुरस्कार, वर्ल्ड से भी पुरस्कार मिला ममता जी को। इसलिए पूरा देश आग्रह कर रहा है, पूरा देश चाहते हैं मोदी के खिलाफ एक मजबूत लीडर चाहिए, वो है ममता बनर्जी। और इसलिए मैं फिर बार कह रहा हूँ दीपक जी आपके चैनल में भाई, फिर मैं कह रहा हूँ एक सुनामी आ रहा है 2024 के लिए। वो सुनामी राष्ट्र के लिए, कोई तबाही के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए आ रहा है, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रीय लोगों के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, परिवेश के लिए, सबके लिए, जो लोगों के देश के लोगों के लिए, जो लोग देश में राजनीति करना चाहते हैं और जो लोग राजनीति में आग्रह नहीं है, उन लोग भी आग्रह आ रहा है, उन लोग भी आ रहा है, चाहे वहाँ ममता बनर्जी सामने आए और मजबूत विपक्ष बने। और ममता दीदी तो एक बार नहीं किया, मैं ममता दीदी कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना, कोई दीदी कर रहा है, देश को नेतृत्व देने के लिए ममता सामने आ रहा है। आप सब मान लीजिए, और कांग्रेस को भी मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग भी मान लीजिए ममता बनर्जी देश को नेतृत्व देना चाहते हैं। और अरे अनुरोध कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के बनने की बात नहीं कर रही है। ममता दीदी वर्कर रहना चाहती है, हो सकता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दे। अरे मान लीजिए ना ममता जी का नेतृत्व है। सिंह भाई, दिक्कत क्या है? आपके भी तो कॉमन एनिमी है ना, नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है। मान लीजिए ममता जी की बात, दिक्कत क्या है? सर सबसे पहली बात, बीजेपी को हराना नहीं, देश को बचाना है, इसमें बड़ा अंतर है। दूसरी बात सर, गांधी परिवार, अरे बीजेपी हारेगी तभी तो देश बचेगा तहसीन भाई, आपके मुताबिक बीजेपी हारेगी तभी तो देश बचेगा। बिल्कुल सर, ये बात वही तो बादल दादा चाहते हैं। बीजेपी के साथ सिर्फ एक ही पार्टी जिसने कभी समझौता नहीं किया, और कांग्रेस। बाकी जी सर, उसी पर मैं आ रहा हूं। बीजेपी के साथ एक ही पार्टी है, एक ही राजनीतिक दल है जिसने कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो है कांग्रेस। बाकी जितने भी राजनीतिक दल है, कभी ना कभी उन्होंने बीजेपी के साथ बिजनेस किया है, सिवाय कांग्रेस के, इसलिए भरोसा कांग्रेस पर है। लेकिन साहब देखिए, बात मैंने आपके शो में क्या की, 160 सीटों की बात की 10 सूबों में, जहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये बात क्या कर रहे हैं, हमारे पास लिएंडर पेस आ गया, हमने 40 लाभ हम जीत रहे, 30 लाभ हम जीत रहे। बात वो नहीं है। गणित क्या कहता है, हमें गणित पर ध्यान देना चाहिए। गणित ये दिखाता है 10 राज्यों में 160 सीटों पे
कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मैं इसमें केरल नहीं गिन रहा हूं, तमिलनाडु नहीं गिन रहा हूं, उत्तर प्रदेश नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि इन राज्यों में केरल तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं। मैं 160 सीट डायरेक्ट गिन रहा हूं। अब अगर बीजेपी को हराना है, यानी कि इन 160 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिना कांग्रेस के 2024 में सरकार कैसी बनेगी ये मुझे गणित सिखा दे। मैं यहां पे अपनी बात को खत्म कर देता हूं। सारी बातें करें लिएंडर पे, इसकी बात करें, इसकी बात करें, अब गणित की बात करो। दादा आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते रहिए। तहसीन भी बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन मुझे सब पैनलिस्ट के पास जाना चाहिए। राजीव जेटली जी, क्या ममता बनर्जी ने, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए मत, देखिए दोनों आपके लिए खतरा बन सकते हैं। देश को बचाना है दोनों पार्टीज को। मुझे ये बताइए आप कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं? बताइए। तहसीन मुस्कुराते हुए आप बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं आपने मुझे जगा दिया। मैं बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहा था। आज मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, आज सुनने का मन कर रहा है जिस तरीके से चर्चा हो रही है। नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सुनना पसंद करूँगा, आज बोलना पसंद नहीं करूँगा। इतनी अच्छी डिबेट कभी सुनने को मिलती नहीं है। किस तरीके से टीएमसी आज कांग्रेस को गाली दे रही है और कांग्रेस बता रही है कि नहीं है, हमारा भी अभी अस्तित्व बचा हुआ है। तो ये माहौल देखने को बहुत कम मिलता है। ये देखिए वही लोग हैं जो एक मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना है। अरे ऐसा माहौल नहीं मिलता बार बार। देश की जनता न्यूज़ नेशन को, दीपक चौरसिया जी के चैनल को देख रही होगी और वो एहसास कर रही होगी ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। और सत्ता के लालची, सत्ता के भूखे लोग हैं सभी। और आप ये देखिए, ये नॉर्मली आपने देखा दीपक जी, लड़ाई जो होती है ना चुनावों के बाद की होती है, लेकिन ये चुनावों से पहले ही शुरू हो चुकी है। तो इससे अंदाजा लगाइए इस बात का कि आग कितनी ज्यादा लगी होगी नीचे। और दूसरी बात मैं इसे कहूंगा, ये परनाले हैं, ये परनाले समझते हैं ना आप। अब परनाले सूख ना जाए, पार्टियों के मतलब अगर ये कहीं आगे जाके मिलते हैं तो फिर वो नाला बनता है, फिर नाला। सुनिए, हाँ अरे सुन तो लीजिए। अरे कौन है बीच में? अरे एक मिनट, विवेक की बात करिए, विवेक की आती है जाए, हम बड़े मचल रहे हैं अभी वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विवेक जो है आज वो किधर पाँव रखेंगे। दाएं गड्ढे में पाँव रखेंगे या बाएं गड्ढे में पाँव रखेंगे, क्योंकि इनके लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। राजीव जी अपनी बात करें। लेफ्ट बहुत स्पष्ट है, लेफ्ट राइट जाएगा इस बार। नहीं बिल्कुल नहीं सर, हमारा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राजीव जी को खत्म करने दीजिए प्लीज। राजीव जी को खत्म करने, कम्युनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी। राजीव जी को खत्म करने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, विवेक जी के हालात में समझ सकता हूँ। कटे हुए खीरे की तरह हैं जो कह रहे हैं कि सैंडविच में मुझे तो डालना भूल ही गए आप। तो वो बीच में इसलिए घुसे थे हमारे कि मुझे भी तो याद कीजिए, हम भी हैं कहीं पे, हम भी कहीं खड़े हुए हैं। तो मुद्दा है नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि ये परनाले फिर नाले में बदलते हैं, नाला कभी कभी वो नदी में जाकर गिर जाता है तो नदी में मिल जाता है। लेकिन अभी देखना ये है कि ये परनाले आगे तक पहुँचते हैं या पीछे ही सूख जाते हैं। अगर इस तरीके की चर्चाएं सामने आ चुकी हो तो इससे अंदाजा लगाइए कि ये विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की बात कह रहा है। ये विपक्ष है जो अपने आप को सेकुलर कहता है। ये सेकुलर, ईमानदारी और ये अपने अपने प्रदेशों का नेतृत्व करना, यहाँ पर इनकी जितनी भी इनका जो प्रोफाइल है वो सारा उजागर हो चुका है। अब जो दीदी ने आज बोल रही हैं, ममता दीदी आज बोल रही हैं कि यूपीए नाम का कोई शब्द नहीं है। और दूसरा इल्जाम देखिए वो क्या लगा रही हैं, कांग्रेस क्या लगा रही है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका बीजेपी के साथ अलायंस ना हुआ हो। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती हैं वो सब राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के हिसाब से। तो आप अपना वोट, देश की जनता से बोल रहा हूं, अपना वोट डायरेक्टली बीजेपी को दीजिएगा। ये लोग बाद में कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी में जाएंगे, तो इन लोगों को वोट देकर अपना वोट मत खराब कीजिएगा। और कांग्रेस की परिस्थिति जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब ने पहले ही क्लियर कर दी है कि हमारी अभी पोजीशन नहीं है कि हम दूर दूर तक अपनी सरकार कहीं बना पाए या हम इतनी लोकसभा के अंदर सीटें ले सके। तो मुद्दा का वो केवल इतना है कि आज सुनने का मन कर रहा है दीपक जी, बोलने का मन नहीं कर रहा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा सबका टाइम जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ कहावत है, जब ककड़ी कटेगी तो सब में बटेगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी हिस्सा इस ककड़ी का मिल रहा है। कहां जाएगी? लेफ्ट आउट तो नहीं हो जाएगी? देखिए ऐसा है, एक कॉन्क्लेव में सीताराम येचुरी जी से सवाल पूछा गया था कि साहब लेफ्ट का तो अस्तित्व खत्म हो गया है, ये काफी पहले की बात है। तो सीताराम येचुरी जी ने कहा था कि जब मैं जेएनयू का स्टूडेंट था और इंदिरा गांधी का वर्चस्व अचानक बहुत ज्यादा हो गया था, तो तब भी हमें कहा गया था कि बे ऑफ बंगाल में जाओ और कूद पड़ो, लेकिन यूपीए 1 की सरकार हमारे समर्थन से बनी। आप साफ साफ सुन लीजिए,
ये जो भी डिस्कशन हो रहा है तृणमूल में और कांग्रेस में ट्रांजिशनली स्टेज है, ये सिर्फ बातचीत है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की दाल कांग्रेस में गली नहीं, तो अब डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट किया जा रहा है। ये हमें मानना पड़ेगा, मैं लेफ्ट से हूं हालांकि, कि इस देश के सेक्युलर इथॉस और सोशल फैब्रिक को बनाने में कांग्रेस का डेफिनेटली एक हाथ रहा है। जहां लेफ्ट ने उनके प्राइवेटाइजेशन की नीतियों के खिलाफ बोला हमेशा, उसके बाद भी हमारा मानना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में हमेशा उभरी है और उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। और जहां तक तीसरे मोर्चे का सवाल है, तीसरा मोर्चा भी बनेगा प्रधानमंत्री के माफीनामे ने और किसान बिलों को वापस लेने में, और हमारे जो 12 मेंबर पार्लियामेंट है उनके सस्पेंशन ने यह प्रूव कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ चुकी है। यह नरेंद्र मोदी और यह भाजपा 2014 की भाजपा नहीं है, ना ये 2014 के नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आज इनकी सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने आ चुकी है। आप हर फ्रंट पे फेल हैं, इकोनॉमिक्स में आप फेल हो चुके, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, शिक्षा आपने महंगी कर दी है, तो आपके पास हिंदू मुसलमान वाद करने के अलावा कुछ नहीं रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं साहब कि हम फिर से जो है मथुरा और काशी को रिनोवेट करेंगे। क्यों कह रहे हैं आप? कह रहे हैं साहब काशी के डेवलपमेंट के लिए, मथुरा के डेवलपमेंट के लिए वापस ईदगाह का शुद्धिकरण जरूरी है। तो ये सारी बातें हमें बता रही है कि ये कम्युनल सरकार, हिंदूवादी सरकार जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन करना चाहती है, ये अब बैकफुट पे आ चुकी है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये बयानबाजियां हैं, चुनाव नहीं ये चलेंगी 2024 तक चलेंगी, और आप देखेंगे सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष अब कोई नहीं करना चाहता है। ये हिंदुत्व का जमाना है विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी जानते हैं, लेकिन अवनीश अवस्थी जी बताइए, बड़ा भाषण दिया विवेक श्रीवास्तव जी ने, आपको नहीं लगता इनको 2024 के चुनाव के लिए इसको बचा कर रखना चाहिए? फिर से हिंदूवादी इरिटेशन की बात कर रहे हैं दीपक जी। सर 2024 में मोदी साहब तो जा रहे हैं, अच्छा ठीक, और आएगी सरकार और सेकुलर सरकार आएगी, आ रहे हैं, समीकरण नए बनेंगे, यह श्योर शॉर्ट बात है। अब आप जो है आ रहे हैं, चलिए अवनीश अवस्थी जी जवाब दीजिए। इस छोटे झगड़े को या इस बयानबाजी को, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं बोलना बंद कर दूं। आपका सवाल मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं, जो बहस चल रही है उसके आधार पर जवाब देता हूं। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान तो सुनाया नहीं आज, अभी 2 महीने पहले की बात है या महीने 1.5 महीने पहले की बात है। लालू यादव से जब बिहार में उपचुनाव हो रहे थे तो लालू यादव से पूछा किसी ने, क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन लेकर जमानत जब्त करवानी है क्या अपनी? ये लालू यादव का बयान था। अखिलेश यादव यूपी को 2 लड़के पसंद हैं, वो प्रयोग करके आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उससे कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस पूरा बयान था कि लोकसभा में कांग्रेस नेतृत्व करेगी। दीपक जी मेरी शर्त है ये। अच्छा विवेक जी, सिर्फ अवनीश जी की आवाज, अवनीश जी कंक्लूड करिए, इतना नाराज मत हो जाए। आप आधा बयान बोल रहे थे, नहीं नाराज की बात नहीं है, ये जिनके लोकसभा नहीं आधा बयान बोलते हैं साहब। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हम सोनिया गांधी को फॉलो करेंगे, हमने तो यही पढ़ा था और यही हमने चैनलों पे सुना। लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए विवेक भाई, उनकी बात। विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है, ये बात ममता बनर्जी को भी समझनी होगी। उनकी बात तो सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। दीपक जी, आज ये जो सारी बातचीत हो रही है पश्चिम बंगाल में, अगर यूपीए का हिस्सा ममता बनर्जी बन जाती है तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। क्या उसके लिए ममता बनर्जी तैयार होंगी? क्या नहीं हो सकती हैं, बड़ी साफ सी बात है। इसलिए कांग्रेस के पास आज बड़ी पार्टी के रूप में कौन है? एनसीपी है, डीएमके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ ले लीजिए आप, और कौन है उसके साथ? बात ये नहीं है, बात ये है कि तीसरे मोर्चे की बात मैं 1990 से सुन रहा हूँ। वीपी सिंह ने एक बनाया था, उसके बाद बना देवगौड़ा जी के समय इंद्र कुमार गुजराल की। तीसरी ताकत की बात तो जब से 1967 से लगातार, जो लोग 1967 के चुनाव को जानते हैं जिस समय लोहिया जी और दीनदयाल जी के बीच में बातचीत हुई थी, लगातार बातचीत चलती रही। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सबका मकसद एक है, बीजेपी को हराना है, तो मकसद एक अगर है तो दुकानें अलग अलग कैसे होंगी? और दुकानें अगर अलग अलग हैं तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? 160 का गणित, पहली बात तो मैं बता दूं, 10 सेकंड और लूंगा दीपक जी। 160 सीटों का गणित बताया, 160 सीटों में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही किया था शायद एक कार्यकाल में, गठबंधन की राजनीति और शिवसेना से समर्थन आप पहले शर्त लगा दी थी। दीपक जी मैंने शर्त लगा दी थी ना, आपने अगर शिवसेना से समर्थन आप भी लेते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक भी सीट नहीं है, इसमें कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, कांग्रेस है कहाँ? एक भी सीट नहीं है उसकी कांग्रेस की। जैसे 160 सीटों का गणित तहसीम बता रहे थे, उस 160 सीटों के गणित में बता दें आज कितनी सीटें उनके पास, कांग्रेस के पास है कितनी सीटें। इसलिए ये सारी बहस नेतृत्व को लेकर के है, अगले एक दूसरे से स्कोर सेटल करने को लेकर के है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बेंगलोर में कभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, कभी कोलकाता में एक साथ खड़े हो जाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके कि हम उससे ज्यादा बड़े बीजेपी के विरोधी हैं, सिर्फ ये दिखाने का मकसद है और इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, विकास के बारे में कोई टक्सल को आप कैसे रीड करेंगे? आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्यों हो रहा है ये सब? पहले तो दीपक जी, मैं विवेक जी ने एक वाक्य बोला उस पर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में आगे रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिस पार्टी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, उसको विवेक जी बता रहे हैं कि संविधान को बचाने में बहुत आगे रही। तो ये ज्ञान विवेक जी का उनको मुबारक हो। अब बात करते हैं आज की जो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस, मेरा मानना है कि दिवा स्वप्न देखते हैं। अगर विपक्षी एकता, अगर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कोई ताकत बननी है तो उसमें कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका हो। कांग्रेस के बिना आप बीजेपी को हराना तो छोड़िए, बीजेपी से लड़ने की भी स्थिति में नहीं। और 70-75 साल का इतिहास भारतीय राजनीति का देख लीजिए, जब भी गठबंधन की सरकार बनी है और सफल हुई है तो उसमें केंद्रीय भूमिका में, यानी उसकी धुरी कोई मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी है। 77 में तो मर्जर हो गया था, इसलिए उसकी बात नहीं करूंगा। 89 में जनता दल मल्टी स्टेट पार्टी थी जिसकी 141 सीटें थी लोकसभा। 1998 में भारतीय जनता पार्टी धुरी थी जिसकी 182 सीटें थी लोकसभा। 2004 में कांग्रेस थी धुरी जिसकी 143 सीटें थी लोकसभा। तो गठबंधन की राजनीति तभी सफल होगी, कामयाबी तभी मिलेगी जब उसकी धुरी एक राष्ट्रीय या मल्टी स्टेट पार्टी हो। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टी है। ममता बनर्जी कितनी भी ताकत लगा दे, पश्चिम बंगाल से बाहर वो 500 वोट भी किसी पार्टी को नहीं दिला सकती। उनका कोई नेशनल स्टेचर नहीं है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस को हटा के अगर कोई ये सोच रहा है कि देश में कोई अल्टरनेटिव खड़ा किया जा सके, सारे जो है रीजनल पार्टी सारी मिल जाए, तब भी नहीं हो सकता है। कांग्रेस आज बुरी हालत में भी उसके 11-12 करोड़ वोट है, 19% से ज्यादा वोट है। तो उस पार्टी को इग्नोर करके आप जिन पार्टियों का 1%, 2%, 3% वोट है, उनको जोड़कर अगर आप सोचें कि कोई अल्टरनेटिव बन सकता है, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसी बात से बहस को आगे ले जाएंगे कि क्या तृणमूल कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। लेकिन उससे पहले ब्रजेंद्र धाकड़, मेरे एक दर्शक इंदौर से, ब्रजेंद्र जी क्या कहेंगे, ममता वर्सेस मोदी जी हो या राहुल जी वर्सेस मोदी जी हो, आप क्या देखना चाहते हैं 2024 में? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं एक अभी बयान आया अपने नबी साहब का, जो कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान समय के सबसे सीनियर और सबसे शानदार लीडर माने जाते हैं। जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, जब इतने बड़ा नेता अपनी हार स्वीकार करते हैं, उस कटी सत्य को अपनाते हैं, तो ये तो तय है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2024 में किसका आना तय है और किसका आना तय नहीं है। एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। लेकिन जो वर्तमान की कांग्रेस की और तृणमूल कांग्रेस की जो युवा पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बात है और कांग्रेस का पतन निश्चित है। कांग्रेस के लीडर्सों ने भी इस बात को अपना लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र। सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, प्रदीप जी हमारे बहुत अच्छे विश्लेषक है, जनसत्ता मुंबई के संपादक रह चुके हैं। उनका ये कहना है साफ साफ कि तृणमूल कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, केनो खेला होबे विदाउट कांग्रेस? मैं उनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, सपना कोई भी देख सकता है। मोदी जी भी एक बार सपना देखे, बचपन सपना देखा था, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं
ममता दीदी ने एक बार भी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। ममता दीदी ने कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आंचलिक था वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ऑल इंडिया पार्टी का रिकॉग्नाइज किया, ऑल इंडिया पार्टी का स्वीकृति मिला है और तृणमूल कांग्रेस को। उसके बाद वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो कोशिश करेगी पूरा देश में उनका पॉलिटिकल पार्टी वो आगे जाए, पूरा देश में देश के लोगों के लिए सेवा करने का कोशिश करेगा, तो चेष्टा तो कोई करेगा, कोशिश तो करेगा। लेकिन ममता दीदी के पास अभी जो आंकड़ा उन्होंने दिखा रहा है, मैं 2-3-4 बात करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने आज कह दिया 300 पार नहीं करेगी कांग्रेस 2024 में। उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक बात कहा जो 10 साल में 90% इलेक्शन में कांग्रेस हार चुकी है। और तीसरा बात पुनावाला को मैं कहना चाहता हूँ, एक 542 प्लस 2 544 और उसके -160 करने से बाद 384 रहता है। आपका जो कैलकुलेशन आप दिखा रहे हो वो कैलकुलेशन गलत है पुनावाला जी। और दूसरा बात है दीदी बार बार कह रहे देश के लोगों के लिए सेवा करना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जैसे बंगाल में सेवा किया, त्रिपुरा में इलेक्शन में लोकल इलेक्शन में सेकंड पोजीशन आ गया, मेघालय में अभी 12 कांग्रेस लीडर ने दीदी के साथ पार्टी में टीएमसी में ज्वाइन किया। एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो ज्वाइन किया, लियांडर पेस ज्वाइन किया, कीर्ति आजाद ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेयर एक्टर एक्ट्रेस सब टीएमसी में ज्वाइन करे, क्योंकि सब लोग चाह रहे ममता दीदी देश 2024 के लिए 2024 के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मोदी बस ममता अर्थात मजबूत विपक्ष चाह रहा है पूरे देश के लोग। यही मैं हम लोग कहना चाहता हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद कोई इलेक्शन में जीत जाए तो कोई सब मिल के सब छोटा पार्टी आंचलिक दल सब मिलकर ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, तब तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी। इससे पहले तो नहीं। तो आप लोग जो पहले से जो कैलकुलेशन कर रहे ये कैलकुलेशन गलत है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी का इच्छा हो सकती है मैं पूरे देश के लोगों के लिए सेवा करूंगा, तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो दीदी वही कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी हम सब वही कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के लोगों के, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे जाति के लिए हम सब सेवा करने तैयार है और सेवा करने का कोशिश करूंगा, इसलिए हम सब आगे आ रहे हैं। ठीक है तहसीन पूनावाला, बहुमत 160 से नहीं आता है जो आपने 160 का सीधा मुकाबला बनाया, 384 से जरूर आता है। बादल दादा के इस तर्क में दम है, उन्होंने सही कैलकुलेट आपको करके बताया। और मैं ये भी जानना चाहता हूं क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी 4 बार की कैबिनेट मिनिस्टर, 3 बार की चीफ मिनिस्टर, उनका बायो लीडरशिप के मामले में राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। वो बहुत एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन है, कैबिनेट मिनिस्टर रही हुई है और चीफ मिनिस्टर 3 बार चीफ मिनिस्टर बनी हुई। तो आप और एक इस मुल्क की एक लौती महिला चीफ मिनिस्टर एट द मोमेंट है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन जो मेरी मम्मी एक चीज़ करती थी जब मैं छोटा था, मुझे मैथ्स सिखाती थी और मैथ्स में एक होता है मैथमेटिकल लॉजिक, तो मैं मैथमेटिकल लॉजिक सिखाता हूँ टीएमसी के मेरे मित्र को। बिल्कुल सही कहा, 160 से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो बाकी के सीटें बच गई है 350 के अधिक, उसमें से चलो मैं अब टीएमसी के प्रवक्ता की भूमिका में निभाता हूँ। तो ममता जी कितनी सीटें उन 350 में से जीत रही है? वेस्ट बंगाल में सर आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे नहीं होता ना सर, ये लॉजिकल शो है। वो 350 360 आसनों से सीट होता है, आपको ये पहले सोचना चाहिए। मैं आपको बोलूं करूं मैं, अरे 384 में से अगर 272 जीतती है तो बहुमत तो मिलता है ना। ममता दीदी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी 160 पार कर दीजिए कांग्रेस की, सीधा कैलकुलेशन है भाई। मैं मैथमेटिकल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मेरे मैथ्स में 100 में से 99 आते थे तहसीन पूनावाला। मैथमेटिकल लॉजिक बादल देवनाथ जी का ज्यादा। और 160 में बीजेपी कांग्रेस का जो लड़ाई आप दिखा रहा है उसमें तो कांग्रेस का ही पट नहीं, वो जो गिनती कर रहे, ठीक है आप उनको बोलने दीजिए, उनकी मन की बात करने दीजिए, मैं चुप बैठता हूं, कोई बात नहीं। मन की नहीं, आपका कैलकुलेशन का मैं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन का मैं गलत है, यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बोलने दो तहसीन को, तहसीन बताइए, लॉजिक समझाइए। 160 से कैसे 272 क्या फिगर आएगा, मैजिक फिगर बताइए। 160 सीटों की सीधी लड़ाई से कैसे 272 का फिगर आएगा कांग्रेस के पक्ष में, बताइए। नहीं मैं
सर सबसे पहले तो 160 की जो डायरेक्ट फाइट है सिर्फ ये कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। क्या कांग्रेस बाकी की सीटों पे नहीं लड़ने वाली है? क्या कांग्रेस का बाकी राज्यों में गठबंधन नहीं है? इसलिए जब मैं बात कर रहा था, अगर टीएमसी के प्रवक्ता मेरी बात को ध्यान से सुनते तो मैंने क्या कहा था मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में। अब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। मैंने कहा 160 ऐसी सीटें जिसमें डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का, और इन सीटों में मैं महाराष्ट्र को नहीं गिन रहा हूं, उत्तर प्रदेश को नहीं गिन रहा हूं, तमिलनाडु को नहीं गिन रहा हूं, केरल को नहीं गिन रहा हूं, पुडुचेरी को नहीं गिन रहा हूं, तेलंगाना को नहीं गिन रहा हूं, आंध्र प्रदेश को नहीं गिन रहा हूं। पर इन सीटों पर भी तो कांग्रेस मुकाबला करेगी, अलायंस करेगी। जैसे महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट से, तो आप खुद मान रहे हैं ना, वहां वो तीसरे, वहां पर कांग्रेस तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर की पार्टी है। आप खुद मान रहे हैं ना, सीधा मुकाबला तो 160 सीटों पे है, बाकी सीटों पर आप खुद मान रहे हैं कि आप तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें नंबर की पार्टी है। लॉजिक बताइए ना बादल दादा की बात का, लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे मालिक। 160 से 272 सीटें कैसे मिलेंगी ये बता दीजिए मुझे। 160 से आप 272 का बहुमत का आंकड़ा कैसे ले आएंगे? बात खत्म ही नहीं कर आ रहा हूं प्रदीप सर, आप मुझे रोक रहे, पहले वो रोक रहे। नहीं मैं रोक नहीं रहा हूं, आपको खुली छूट है। 5 मिनट जो सोचना चाहें, जो दिमाग लगाना चाहें, जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन करना चाहें, परम्यूटेशन करना चाहें, कॉम्बिनेशन करना चाहिए, ये सब ले लीजिए। राजीव जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 160 पे डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। फैसला ये करेगा 2024 में सरकार कौन बनाती। बाकी की जो सीटें, इसका गणित ऐसा होगा, अगर आप मान भी ले कि कांग्रेस उसमें बड़ी खिलाड़ी नहीं, जो मैं मानता हूं उसमें बड़ी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी और अलायंस तो होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर अलायंस और टीडीपी के साथ, महाराष्ट्र में ऑलरेडी कांग्रेस अलायंस में है, अगर कहीं और अलायंसेस बनते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस को गेन होगा। 160 से 272 पहुंचना नजदीक ज्यादा आसान है, या 42 वेस्ट बंगाल से 272 पहुंचना आसान है। मैथमेटिकल लॉजिक भी होता है। मान भी लेते सर, अब दोबारा से आप बीच में बोल रहे, ये बिल्कुल अनफेयर है सर, बिल्कुल अनफेयर है। मान भी लेते वेस्ट बंगाल में ममता जी स्वीप कर लेती है, 42 के 42 सीट, मान भी लेते वेस्ट बंगाल में ममता जी स्वीप कर लेती, जो नहीं होने वाला है। 42 में से 42 सीट जीत जाएगी, जो नहीं होगा क्योंकि बीजेपी वेस्ट बंगाल में गेन करेगा। पर मान भी लेते ऐसा होता है, तब भी 42 से 272 का आंकड़ा ज्यादा दूर है, 160 से 272 नजदीक है। ये जो सरकार बनेगी 2024 में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या चाहे वो बीजेपी की सरकार बने, वो इस तर्क पे बनेगी कि उन 160 सीटों में दोनों नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 2014 और 2019 की बात करें, उन 160 सीटों में से बीजेपी ने करीबन 140 सीटें जीती, 141 सीटें जीती, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी। इस वक्त अगर वो रिवर्स हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इक्वल हो जाता तो कॉम्बिनेशन अलायंसेस में बनेगी। बीजेपी भी एक एनडीए अलायंस में है, ये लॉजिक बनता है। बाकी तहसीन भाई मेरा भी लॉजिक सुन लीजिए, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, मेरा भी लॉजिक सुन लीजिए। मैं बादल दादा को, प्रदीप जी, राजीव जी सब है मेरे भाई। ममता दीदी के पास 42 नहीं है, ममता दीदी के पास 384 है, क्योंकि वो माइनस कांग्रेस बाकी अपोजिशन पार्टीज की बात कर रही हैं। तो आपके पास रहते हैं 160, जिससे 272 नहीं बन सकते। ममता दीदी के पास रहते हैं 384, जिससे 272 बन सकते हैं। प्रदीप जी मैं सही हूं या गलत? फिर राजीव जेटली, फिर बादल देवनाथ। सर मैं हाथ जोड़, सर मैं आपकी, नहीं सर एक सेकंड सर, मैं एक ही लाइन चाहता हूं सर, एक लाइन चाहता हूं। प्रदीप जी माफी चाहता हूं सर, आपका तर्क मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, आपका तर्क ये गलत है, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं इसको गलत कहता हूं। महाराष्ट्र का उदाहरण दे दें, क्या आप कहते हो कि शरद पवार जी और शिवसेना कांग्रेस को छोड़ के महाराष्ट्र में टीएमसी से गठबंधन करेगी? क्या इसमें पॉसिबिलिटी है? नहीं, वो कांग्रेस को बाहर कर देंगी और दोनों आधी सीटें बांट लेंगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो फिर तहसीन पूनावाला जब वो ममता बनर्जी के साथ होंगी तो कांग्रेस को बाहर कर देंगी, दोनों आधी सीटें बांट लेंगी। ममता जी का कैलकुलेशन तो यही है ना तहसीन, वो कांग्रेस को बाहर कर देगी। भाई मिल तो वो शिवसेना से रहते हैं ना, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से ममता दीदी, मिल तो शरद पवार से रही थी ना, और शरद पवार एक अल्टरनेटिव अलायंस की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा तर्क आप सोच लीजिए, तर्क सोच लीजिए। प्रदीप जी, फिर राजीव जेटली, फिर मैं आता हूँ, अभिषेक पराशर, भिंड के पास भी जाना है मुझे। प्रदीप जी बताइए, तहसीन के तर्क में दम है या बादल देवनाथ के? चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल में ही थोड़ा सा जो 2024 के बाद डिसाइड होगा क्या तर्क है और किसकी क्या सीटें हैं। उसको भी ध्यान, अरे विवेक जी प्लीज यार, दूसरों को भी बोलने दिया कीजिए।
नहीं, अभी से कहां से आप लोग, शहर बसा नहीं, नहीं प्रदीप भाई, शहर बसा नहीं, भिखारी पहले इकट्ठा हो गए। चिंता नहीं करिए, यहाँ पहले डिसाइड कर दिया सब में बढ़ेगी, किसके साथ जाएंगे, आपने पहले डिसाइड कर दिया शिवसेना किसके साथ जाएगी। भिखारियों वाली ही हो गई है। हाँ, आप पहले ही निर्णय लिए जा रहे हैं 2024 का, आंकड़े भी आ गए। वहां जीरो नहीं, आप चिंता मत करिए लेफ्ट की, अभी प्रधानमंत्री से हाथ जुड़वाए हैं, अभी प्रधानमंत्री से हाथ जुड़वा लिए हैं। आपके हिसाब से तो लेफ्ट कहीं आंदोलन में थी ही नहीं। हाँ नहीं, जहां 34 साल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत जगहों पे पढ़े भी हैं, वहां और बिहार में सरकार बनाते रह गए। अच्छा विवेक जी, प्रदीप जी की बात सुन लीजिए, प्रदीप जी की बात सुन लीजिए, विवेक दादा। वामपंथी आंदोलन के आधार पर ही तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा, कांग्रेस साथ में रहेगी, कांग्रेस रहेगी साथ में। तीसरा मोर्चा आप सुन लीजिए साफ हो गया, और वामपंथी आंदोलन इसका बैकबोन बनेंगे। यहाँ पे डिबेट में कांग्रेस को नीचा दिखा लेने से सच्चाई नहीं होती। लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव अलग है। विधानसभा में ममता ने जरूर बाजी मारी है, लोकसभा में ये रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा है। लेफ्ट कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, अभी मोदी सरकार का वाटरलू लेफ्ट ही करेगा। हाँ ऐसा है दीपक जी, जो बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं हैं तो जरूर आएंगी, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार ना करिए। अच्छा प्रदीप जी की आवाज प्लीज, विवेक भाई 2 मिनट रुक जाइए ना, वो एक लॉजिक दे रहे, दे लेने दीजिए ना। हम बहस कर रहे हैं, लोकतंत्र में बहस ही तो जरूरी है ना, टोका टाकी नहीं, बहस जरूरी है लोकतंत्र में। प्रदीप जी बोलिए। के हिसाब से साल 2 साल की इमरजेंसी की वजह से 70 साल में सेकुलरिज्म था ही नहीं है, न 13 में है, अब बोलेंगे सबसे ज्यादा। देखिए तहसीन जो तर्क दे रहे हैं, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई बीजेपी को हटाकर, और कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। राजस्थान में 0, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 1, गुजरात में 0, जहां कह रहे हैं सीधा कंटेस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 0, उत्तराखंड में 0। अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में जहां जहां बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस की हालत वहां और बुरी है। मैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूं। तो ये गणित लगाना कि 160 और 200 सीटों पर सीधे मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि विपक्षी एकता की अगर बात होगी तो कांग्रेस को हटाकर नहीं हो सकती। बात हो सकती है लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सकती। कांग्रेस को उसकी मुख्य धुरी बनना पड़ेगा। समस्या कांग्रेस नहीं है बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए, समस्या गांधी परिवार है, कांग्रेस की लीडरशिप, जिस पर हमला किया ममता बनर्जी ने मुंबई में। वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रही, उन्होंने कहा जो आधे समय बाहर रहता है वो कैसे राजनीति करेगा, कैसे काम चलेगा, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी के संबंध कैसे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये लीडरशिप का जो है पर जो अटैक है, आप देखिए पहले G20 थी, फिर ममता बनर्जी, और दीपक जी ध्यान दीजिए जब यूपीए की बात की उन्होंने कि कहां है, ठीक है ममता बनर्जी नहीं है यूपीए में, शरद पवार तो है ना, सबसे पुराने एलाई हैं। शरद पवार ने इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं यूपीए है, मैं उसका एनसीपी उसकी सदस्य है, वो चुप रहे। तो ये बातें राजनीति में बहुत सी बातें खुलकर नहीं कही जाती। तो ममता बनर्जी का मेरी नजर में जो है वो हमला कांग्रेस पर कम है और कांग्रेस के नेतृत्व पर ज्यादा है। सही कहा आपने। और वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, तहसीन भाई और बादल जी और सब पूरे पैनल को कहना चाहूंगा, वो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, यूपीए की नहीं। ये भी आपको समझना पड़ेगा अंतर। राजीव जेटली जी, किसके कैलकुलेशन को सही ठहराएंगे आप, बादल देवनाथ दादा के या तहसीन भाई के? बिल्कुल दीपक जी आप थोड़ा गौर कीजिए, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि जब हम ये कहते हैं ना ये थर्ड फ्रंट बना रहे हैं और एक अंदर मीटिंग चल रही होती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आज न्यूज़ नेशन ने एक स्पाई कैमरा अंदर लगा दिया और देश की जनता उसे सीधा देख रही है कि जब ये बाहर निकलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये बोलते हैं सभी सेकुलर ताकतें, जो सेकुलर ताकतें हैं वो इकट्ठी हो गई, हम एक विचारधारा के और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये कैमरा आपने इनके अंदर ना लगाया होता तो मुझे लगता है ये लोगों के सामने भी ना आती बात। देखिए आपस में किस तरीके से गुणा भाग बता रहे हैं एक दूसरे को, 5 तेरी गई, 10 मेरी आ जाएंगी, 15 तेरी गई, 20 मेरी आ जाएंगे। ये देश के सामने हो रहा है, देश देख रहा है इस बात को।
देशवासियों असली सेकुलर ये है पर्दे के पीछे का सेकुलर, ये है पर्दे के पीछे का सेकुलर। देखिए इसे कहते हैं सेकुलर। ये जब बाहर निकलते हैं, अरे मेरे भाई इंडिया शाइनिंग, अरे आप यार, आपकी विवेक जी दिक्कत पता है क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? आपको कोई डिस्कस नहीं कर रहा आज, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइनिंग याद है? कोई डिस्कस नहीं कर रहा। खाई थी। नहीं आप कोई बात नहीं, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो दीपक जी से आग्रह करूंगा, एक ही विंडो काटिए, उसमें तहसीन साहब को और विवेक जी को इकट्ठा बिठा दीजिए। इस देश के लिए नहीं जो गलती से आ गए। अरे आपको जाना होगा, आपको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं भैया, मैं तो आपको सम्मान दे रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं आप थोड़ा जिंदा हो जाए। क्या मुकाबला मैं तो आपको जिंदा करने की कोशिश। ममता दीदी वर्सेस मोदी जी या राहुल जी वर्सेस मोदी जी, बताइए। सबसे पहले नमस्कार सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज विचार करने की बात है। जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिस पार्टी ने देश में 10 को राज किया है, आज उसी पार्टी का एक कद्दावर नेता यह बोलता है कांग्रेस जैसी पार्टी 300 सीट नहीं ला पाती। ये बहुत ही विचार कर विमर्श करने की बात है सर। आज मैं जहां बैठा हूं वो एक बरगुआ जिला जालौन का क्षेत्र है। यहाँ का हर एक युवा समझता है कि हर एक युवा समझता है कि कुशल नेतृत्व ही इस देश को पुनः उसकी वास्तविक पहचान दिला सकेगा। इस देश का कुशल नेतृत्व ही इस देश को पुनः राष्ट्रपतन पर आहूर करा पाएगा। परंतु जब मैं पुराना परिदृश्य इस कांग्रेस राजनीति का देखता हूं तो इस भारत के राज्य में कांग्रेस दिखाई देती है, परंतु जब मैं वर्तमान परिदृश्य इस देश को देखता हूं तब मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि राजनीति के रंगों में कैसा राज है कि राजनीति के रंग में रंगा एक बड़ा अजीब होता है, तो जयचंद्र भी वही होता है जो जिसके कितना करीब होता है। जयचंद्र भी वही होता है। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे तहसीन के पास चलता हूं। तहसीन, ये बात तो ठीक है, जो भी कुछ हो, जो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, जो प्रशांत किशोर ने कहा, जो ममता जी ने कहा, वो सीधा हमला गांधी परिवार पर है। और मेरे ख्याल से गांधी परिवार पर इतना स्ट्रांग हमला पिछले हाल के सालों में पहले कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र है, उनका अधिकार है हमला करना, कौन उन्हें रोका है? वो अपना हमला करते रहे। जिनको जनरल सेक्रेटरी बनना था वो जनरल सेक्रेटरी नहीं बने, उत्तर प्रदेश में नहीं जीता सके, अब वो हमले कर रहे। जिनको जेडीयू में भाजपा ने भेजा, अमित शाह जी ने भेजा, वो सिखा रहे कि कांग्रेस को कैसा चलना चाहिए। तो अब क्या बताए? चलो ये भी एक वक्त है, वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, अधिकार है उनका बोलना। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज़ाद साहब को लेकर, और मैं विशेष तौर से आज़ाद साहब को लेकर ये बात कहूँगा। मैं आज़ाद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है। दीपक जी, आप भी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। आज़ाद साहब ने कितनी बार जम्मू और कश्मीर से लोकसभा के चुनाव जीते? कितनी बार जीते तो महाराष्ट्र से ना, जब कांग्रेस की वेव चल रही थी। और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश के कौन थे? आज़ाद साहब। तमिलनाडु के कौन थे? आज़ाद साहब। कितना उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। तो ये सब चीज़ें ठीक है, वक्त बुरा जब चलता है किसी का तो लोग करते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं। आज़ाद साहब का भी अधिकार है स्टेटमेंट देना, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि जिस 23 साल से वो CWC में थे तब उन्होंने मांग क्यों नहीं की इलेक्शंस के लिए। देखो, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं वोट जरूर कांग्रेस को करता हूँ, लेकिन जो बात है मैं सच कहता हूँ। आज़ाद साहब को जीतना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा चुनाव, जीतते वो वहां से, कांग्रेस की वेव में क्यों जीते? ठीक है, बादल देवनाथ दादा, आप क्या कहेंगे तहसीन की इस बात पर कि भाई राहुल गांधी और गांधी परिवार का वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए ममता बनर्जी मौके पर चौका मार रही हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नेतृत्व देने वाला कोई नहीं है गांधी परिवार में, मैं यही कहना चाहूंगा। और गांधी परिवार कोई अटैक नहीं कर रहा है। कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई अटैक कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पर अटैक कर सकता है, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर मैं ये नहीं मानूंगा। मैं हम सब उनका सोनिया गांधी, राजीव गांधी सबको मैं भी सम्मान करता हूँ, दीदी भी सम्मान करती है। और दूसरा बात, जो पुनावाला जी बार बार जो कह रहा है 160 का, मैं उनको कहना चाहता हूँ 160 का मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में नहीं। आप जानते कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में कौन सा पार्टी के साथ कौन सा पार्टी का लड़ाई चल रहा है। लेकिन आप जो 160 का आंकड़ा दिखा रहे हैं वो 160 हिंदी भाषी इलाका का आप बोल रहे हैं। इसी हिंदी भाषी इलाका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में है, उसका हिम्मत है, लड़ाई करने की इच्छा है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी में जा कर रहे हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ। तो आपका 160 का जो बात आप बार बार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी 160 सीटों में से कोई भी दल जीत सकता है, लेकिन भाजपा जीतेगा ये तो कब
ये तो ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी जीतेगा, लड़ाई हो सकता है, लेकिन दूसरा भी कोई जीत सकता है। लेकिन आप पहले से 160 क्यों कर रहे हैं? मैं और 384 में 383 जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो 160 छोड़ के और भी तो सीट है, जैसे आंचल, जैसे मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, बंगाल में और उड़ीसा में, झारखंड में, गोवा में, ऐसे बहुत सारे, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लीडर थे, कांग्रेस का लीडर एमपी थे, एक संसद थे, एक चीफ मिनिस्टर थे, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर है जो टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर जब लड़ाई 2024 में होगा, आज से 2 साल पहले लड़ाई हुआ, वो लड़ाई में जब किसी का समय आता है, आपको मान लेते हैं आपका समय बुरा है, ये नहीं है, आप लड़ाई में नहीं है, लेकिन जिसका समय अभी आ रहा है तो उसको मान लेना चाहिए। यही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ममता दीदी का सुनामी आ रही है और देश के लोग यही चाह रहे हैं, जब ममता दीदी सामने है, मोदी ने 2014 में, अब देखिए मनमोहन सिंह पावर में था, 2014 में मोदी ने पूरा देश में घुमा दिया, 15 लाख का बात किया, बहुत कुछ डिक्लेयर किया था, सब लोग ने मोदी को वोट दिया, 2014 मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है जो, लेकिन पुनेवाला जी आप राजनीति नहीं करते, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं वो पहले ही सोच देता है कहां पर क्या होता है, क्या होगा। लेकिन आपको ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत सारे हैं, जैसे 2024 में यहाँ पर बता दिया, 2021 में ममता दीदी हार रहा है, 200 के ऊपर भाजपा आ रहा है, ऐसे 2019 में बहुत सारे बात पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जगह जगह में कांग्रेस, तीनों राज्य में कांग्रेस जीत गया, लेकिन ऐसे कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं होता है तहसीन भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी मैं फिर से मैं कह रहा हूँ दीपक जी, ममता दीदी का सुनामी आ रहा है 2024 के लिए, और अगले 10 साल 20 साल के लिए ममता दीदी राज करेगी। लेकिन मैं फिर कोई क्या बात बनाऊं, दीदी एक बार नहीं क्या मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, दीदी बार बार कह रहे हैं मेरा काम है सबको एकजुट करना, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक तहसीन, मैं ब्रेक के लिए लेट हो गया हूँ, ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगा। वैसे अंग्रेजी में कहावत है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, यू कांट स्टॉप आइडिया हुज टाइम हैज कम। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता दीदी का टाइम आ गया है, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो आज हम देश की बहस में बात कर रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव ममता दीदी वर्सेस मोदी जी होंगे, क्योंकि टीएमसी ये कह रही है कि कांग्रेस नहीं, वो बेहतर नेतृत्व कर सकती है, और टीएमसी के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये अब देश की मांग है कि ममता दीदी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं बादल देवनाथ जी, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता। सबसे पहले मैं चलता हूं, मेरे दर्शक बालेंदु द्विवेदी रीवा से जुड़ गए हैं। बालेंदु जी, आप क्या देखना चाहते हैं 2024 में, किसके बीच मुकाबला? सर धन्यवाद। ये मुकाबला जो होगा इस बार ममता दीदी और बीजेपी के बीच ही होने चाहिए। ममता दीदी और बीजेपी के बीच, देखिए तहसीन, जनता कह रही है रीवा, देखिए कहां से, मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां टीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां से वो कह रही है जनता। बताइए तहसीन। जनता ये सब जानती है, अच्छी बात है, अगर वो चाहती है तो वही होगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ममता जी की हिस्सेदारी, उसकी संख्या भारी होगी तो वो लीडर बनेगी। कौन मना कर रहा है? इस वक्त वर्तमान में कांग्रेस की संख्या भारी है, और 2024 में हम देखेंगे क्या होगा। बाकी ख्याली पुलाव बनाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। और मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। वो जो 160 सीटों की वो बात कर रहे थे, उन राज्यों में, उन सूबों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस हार चुकी थी। मैं खुद कहा उसमें सिर्फ कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, मैं तो खुद कह रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि बाकी की सीटों पर ममता जी जीतेगी, केरल में ममता जी जीतने वाली है, तमिलनाडु में उनकी सीटें आने वाली है, वहां पे तो कांग्रेस की सीटें आने वाली है। तो ये देखिए, गणित आप कुछ भी कर दो, किसको कहां पर भी पेस्ट कर दो, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 2019 में कांग्रेस ने उन 160 सीटों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, भाजपा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। अब मुकाबला दोबारा से इन 160 सीटें बाकी के स्टेट्स के साथ मिलेगा। इन 160 सीटों पे अगर कांग्रेस 100 सीट जीत जाती, 110 सीटें जीत जाती, तो भाजपा मुक्त सरकार, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी। और अगर ममता जी की संख्या कांग्रेस से भारी होगी तो ऑल द बेस्ट टू हर। तो कौन उसे रोक सकता है? ये तो लोकतंत्र का हिसाब है। बाकी सारी बातें सराउंड साउंड है।
ठीक है, बट तहसीम, मुझे किसी एक बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने बोला था, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और कहीं परसेप्शन की बार ममता दीदी तो नहीं जीत रही है। बादल देवनाथ क्या कहेंगे इस बारे में? हाथ उठा रहे हैं वो। ट्रू। तहसीन भाई, आप जो भी आंकड़ा देना चाहते दीजिए, आप राजनीतिक विश्लेषण दे सकते हैं, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो लोगों का इच्छा मन में जो भी होता है वो आंदोलन के बाद सब मिलता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, दीदी का वक्तव्य ये है, दीदी बार बार कह रही है अभी 2024 में भाजपा को हराना है। दीदी का मूल वक्तव्य जो है भाजपा को हराना है। दूसरा बात है, दीदी सबको बोल रहा है भाजपा को हराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। तीसरा बात है, अभी जो लड़ाई जो है पूरा देश 2024 के लिए ये देखना चाहते हैं, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी का लड़ाई पब्लिक यही चाहते, देश के लोग यही चाहते हैं। लास्ट में मैं कहूंगा, अभी कांग्रेस का अग्नि परीक्षा है और भाजपा को सफाई करने का मौका है। 2024 में सफाई करो। चौथा बात है 2022, 2023, 2022 में 5 सीट में 5 राज्यों में, 2023 7 राज्यों में इलेक्शन है। कांग्रेस को प्रूव करने दीजिए। कांग्रेस प्रूव करेगा तो बड़ा शक्ति तो 2024 में दिखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रूव नहीं कर पाएगी क्योंकि उनका नेतृत्व नहीं है। सब मिलके यही कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जो नेतृत्व दे रहा है अभी कांग्रेस के, वो फेसबुक ट्विटर में नेतृत्व दे रहा है, लेकिन मैदान में जमीन पर नहीं है। जमीन पर है ममता बनर्जी, और देश के लोग बार बार देख रहे हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो ममता दीदी के खिलाफ 2021 में विधानसभा बाहर हजारों लोगों को नेतृत्व लेके मंगल में हार चुकी है, और वही लोग चाहते हैं जो ममता बनर्जी पूरे देश के लिए जितना सीएम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा ने बार बार सर्टिफिकेट दे रहा है। इसलिए लोगों के मन में, पूरे देश के लोगों के मन में यही आकर्षण हुआ है जब ममता दीदी को सामने लेके आए, ममता दीदी वास्ते मोदी वास्ते ममता बनर्जी का लड़ाई हो, और यही देश के लोग चाहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो दीदी का सुनामी आ रही है। आप लोग कांग्रेस जो कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप लोग मान लीजिए, जो जिसका समय जब आते हैं ना, जब सचिन तेंदुलकर का समय, सौरव गांगुली का समय, राहुल गांधी का राहुल द्रविड़ का समय, ऐसे रोनाल्डो मेसी का समय आते, जैसे मोदी जी का 2014 में समय आया, ऐसा ममता दीदी का समय आ रहा है। और अब मान लीजिए, आप सब लोग मान लीजिए, ये हिंसा नहीं है, जब जिसका समय आता है वो उस गोदी सत्ता में आएगा। लेकिन दीदी बार बार कह रहे हैं सत्ता नहीं, भाजपा को हराना है, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, और दीदी वही कोशिश कर रहे हैं। और देश को नेतृत्व देने के लिए, देश को नेतृत्व ममता दीदी सामने आ रहा है, और हम सब पूरे देश के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, आप सब भी ममता दीदी को सपोर्ट कीजिए। ममता दीदी देश के लोगों के लिए सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं, और देश के लोगों की सेवा करने के लिए, राष्ट्र के, समाज के, जाति के लिए सेवा करने के दीदी आगे आ रहा है, और सेवा करने का मौका आप देश के लोगों को मैं अनुरोध करा, सेवा करने का मौका दीजिए। और जितने आंचलिक पार्टी आप लोग भी ममता दीदी को सेवा करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं सीधे राजीव जेटली जी के पास चलता हूं, फिर प्रदीप सिंह जी के पास, और फिर विवेक जी के पास, फिर क्लोजिंग कमेंट जी के लिए जाऊंगा। राजीव जेटली जी, आपका क्या प्रेडिक्शन है? आप क्या मुकाबला देखना चाहते हैं, ममता दीदी वर्सेस मोदी जी, या राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी? सही जगह पर सवाल किया आपने। देखिए, आज आपकी डिबेट के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आप देश की जनता ने देख लिया कि यह है आपका विपक्ष। अब क्योंकि विपक्ष आपने दिखा दिया पूरे देश को, तो आप एक प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहेंगे। लेकिन आपने तो पहले कह दिया, आप सुनना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते यार। और एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूँ, एक और साथ में बात जोड़नी है मुझे, एक और साथ में बात जोड़नी है कि ये बहुत देर लगी इस दिन को आने में। 1951 में टाइम्स मैगजीन ने इस बात को लिख दिया था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस पार्टी है वो, उसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो चुका है, ये भ्रष्ट हो चुकी है, आलसी हो चुकी है, और इसके नेता जो है काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1951 की बात कर रहा हूँ। टाइम्स मैगजीन ने उसी टाइम पे लिख दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक लेख लिखा था उसी वक्त पे, उसमें ये बताया था कि जिस तरीके का प्रधानमंत्री भारत देश को मिला है, अगर इस प्रधानमंत्री के साथ भारत आगे चलेगा तो बहुत वक्त तक कांग्रेस नहीं रहने वाली। फिर भी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत लंबा आपने सर्वाइवल किया, बहुत लंबा टाइम आपको लगा। जो आज एक रीजनल पार्टी आपके ऊपर उंगली उठा रही है और ये कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो चुका है, वो रीजनल पार्टी जिसके साथ बंद कमरे में आप इस तरीके की लड़ाई करते हैं और बाहर निकल के बोलते हैं हम सेकुलर ताकतों के खिलाफ, हम सेकुलर ताकतें और कम्युनल के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब जो देश की सेवा करता है उसे कम्युनल बना देते हैं, और जो कमरे के अंदर गुणा भाग करता है, मैथमेटिक्स करता है, आपस में झगड़े करता है, सत्ता की और राज करने के लिए जो लालसा रखता है, अब वो बताता है अपने आप को सेकुलर।
तो अब ये देश की जनता ने, दीपक जी बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज आपने ये प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम के माध्यम से सब लोग अवगत हो गए हैं कि कमरों के अंदर होता क्या है असल में, और आपने उस जो कमरे के अंदर का खेल है वो अपने चैनल के ऊपर लाइव दिखा दिया। ठीक है, मैं सीधे प्रदीप जी के पास चलता हूँ। प्रदीप जी, किसके तर्क में दम लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं वो गाना था बड़ा बॉलीवुड का फेमस 90s का, देर लगी आने में तुझको शुक्र है लेकिन आए तो ममता दीदी वाकई आ गई हैं परसेप्शन में? देखिए दीपक जी, दादा जो बात कह रहे हैं, देवनाथ दादा, कि बीजेपी को खत्म करना है, बीजेपी को हराना है, तो ममता दीदी ने किया क्या है 10-11 साल में? पश्चिम बंगाल से लेफ्ट को खत्म कर दिया, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को खत्म कर दिया। 2 सीट थी लोकसभा में बीजेपी की, 18 हो गई, 3 थी विधानसभा में 77 हो गई। तो दीदी किसको खत्म कर रही है, किसको बढ़ा रही है? भाई पश्चिम बंगाल जहां दीदी की सुनामी चलती है वहां बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस और लेफ्ट खत्म हो रहा है। तो दीदी को तय करना पड़ेगा कि किसको बढ़ा रही है और किसको खत्म कर रही है। दूसरी बात देखिए, कुछ भी कहा जाए, परसेप्शन बनाने से रियलिटी नहीं बदलती। जमीनी जो हकीकत है वो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर विपक्षी एकता की किसी कोशिश में शामिल है तो लड़ाई लड़ सकती है बीजेपी से। जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं है तो लड़ने की भी स्थिति नहीं होगी, ये मेरा कहना है। ठीक है, बादल दादा, आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी उन्नति करा दी। आपने कांग्रेस को साफ कर दिया, विवेक जी की पार्टी को साफ कर दिया, लेकिन भाजपा का विकास कर दिया। भाजपा ने वही कोशिश का 164 लोगों को लेके टीएमसी को लेके उम्मीदवार खड़ा कर दिया विधानसभा में। 164 लोग ने पूरी तरह से हार चुका है। और जो 18 सीट के बाद, प्रदीप जी कह रहे हैं, 18 सीट के बाद 2021 लड़ाई में ममता दीदी और हम सबको 213 सीट मिला। उसके बाद भी एक एक करके और दूसरा भी जो जिसका 77 सीट था उसका एमएलए सीट कम हो रहा है, और भाजपा के जितना एमएलए है वो भी एक एक करके टीएमसी में ज्वाइन कर रहा है। जो 2019 का लोकसभा सीट में चुनाव में जो 18 सीट मिला बंगाल में, अभी 2021 है, 2021 में बंगाल का परिस्थिति अलग है। जो लास्ट में कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बहुत सारे परियोजना के ऊपर सर्टिफिकेट दिया। पूरे देश के अंदर ममता बनर्जी सबसे अच्छा काम किया। इतना 20-25 ऐसे परियोजना के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया, ममता बनर्जी सबसे अच्छा किया। और कन्नड़ में वर्ल्ड पुरस्कार मिला, ऐसे 3 पुरस्कार वर्ल्ड से मिला। पूरा देश देख रहा है ममता दीदी बंगाल में कितना अच्छा काम किया। त्रिपुरा में अत्याचार कर रहा है, दूसरे जगह पर अत्याचार, उत्तर प्रदेश में हर दिन आपसे नेशनल पेपर देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हर दिन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोग चलते एक क्लोजिंग कमेंट तहसीम, मैंने जनता से पूछा था ये सवाल, क्या कांग्रेस के बगैर भी विपक्ष मजबूत रह सकता है? यस कहना है 58% लोगों का, नो कहना है 42% लोगों का। ये मेरी राय नहीं, देश के बहस की दर्शकों की राय है, देश के बहस के दर्शकों की राय। मैं साफ बोल रहा हूं, आप क्या कहेंगे? चाहते शौहरते इज्जते उल्फते, चाहते शौहरते इज्जते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी, आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वक्त सबका बदलता है, वक्त सबका बदलता है, ये पब्लिक है, ये देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम भी। चलिए चलते चलते अनिल चनोटिया, मेरे एक दर्शक नैनीताल से जुड़ गए हैं। अनिल, किस किस के बीच मुकाबला देखना चाहते हैं 2024 में आप? दीपक जी नमस्कार। और आज जहां पर राजनीतिक पार्टियों की स्थिति को देखा जा रहा है, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज विपक्ष एक परिवार का मुखिया नहीं ढूंढ पा रही है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बड़ी उठापोह की स्थिति इन लोगों की है कि सबसे पहले इन लोगों को यह तय करना है कि हम किस मुखिया के नेतृत्व में चुनाव के सामने बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुखिया ढूंढना है और इसी के संघर्ष चल रहा है, इसी को लड़ाई चल रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना चर्निंग होती है तब बेहतर चीजें निकलती है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।